हिंद बच्चों, गोस्वामी सर एंड साहू सर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग साइंस का एक छोटा सा टॉपिक है फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, उस पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि फोर्स क्या होता है और लॉ ऑफ मोशन क्या होता है। आप लोग जनरली जानते होंगे कि न्यूटन जो है उन्होंने फोर्स के लिए फोर्स के बेसिस पे मोशन का कुछ रूल्स दिया था, नियम दिया था, जिसको हम लोग 3 रूल्स के बेसिस में समझते हैं कि न्यूटन का 3 लॉ है करके पढ़ते हैं, जानते हैं, समझते हैं। उससे पहले एक साइंटिस्ट था गैलीलियो गैलीली, उन्होंने भी क्या किया था, लॉ दिया था, फोर्स का लॉ दिया था कि कोई सा भी ऑब्जेक्ट जो है अगर रेस्ट कंडीशन पर है तो वो ऑब्जेक्ट रेस्ट कंडीशन पर रहेगा जब तक कि हम लोग उस पर एक्सटर्नल फोर्स ना अप्लाई करें। ये गैलीलियो गैलीली ने दिया था 1564 से 1642 के बीच में। उन्हीं का जो एक कॉन्सेप्ट था उसको विस्तारित फॉर्म पे थोड़ा सा एक्सपेंड करके और अच्छे से समझ करके सर आइजैक जो न्यूटन थे उन्होंने नियम दिया, 3 लॉ दिया उन्होंने। उसके बारे में समझेंगे इस क्लास में हम लोग, और फोर्स क्या होता है उसको समझेंगे हम लोग। ठीक, आगे उसमें हम लोग समझते चलेंगे कि क्या क्या है फोर्स और लॉ ऑफ न्यूटन्स का मोशन के बेसिस पे जो लॉ है। जैसे बेटा हम लोग समझते हैं कि जैसे अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन चालू होगा तो ऐसा तो नहीं कि डायरेक्ट स्टार्ट हो जाएगा मोशन करना, कोई सा भी ऑब्जेक्ट एकदम से दौड़ना या फिर कोई ऑब्जेक्ट एकदम से आगे बढ़ना तो चालू नहीं होगा। हमको क्या करना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे अगर ये साइकिल है, अभी रेस्ट कंडीशन पर है, रुका कंडीशन पर है, इसको अगर रनिंग कंडीशन पर लाना होगा तो हमको क्या करना पड़ेगा, पैडल मारना पड़ेगा इसमें। और उसी तरीके से जैसे अगर कोई एक फुटबॉल है, फुटबॉल अगर देखा जाए तो फुटबॉल क्या है, अभी रेस्ट कंडीशन पर है। अब रेस्ट कंडीशन पे फुटबॉल है, अगर इसको हमको क्या करना हो, मोशन कंडीशन पे लाना हो, ठीक, इसको क्या करना हमको मोशन कंडीशन पे लाना हो, तो मोशन कंडीशन पे लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको एक्सटर्नल फोर्स देना पड़ेगा। जैसे फुटबॉल अभी क्या है, रेस्ट कंडीशन पर है, अभी क्या है, रेस्ट कंडीशन पे, ठीक, रेस्ट कंडीशन पे है। इस रेस्ट कंडीशन को अपने को क्या करना है, मोशन कंडीशन पे लाना है सपोज। ठीक, ये कलर मैच नहीं कर रहा है, ठीक, हाँ। जैसे मान लो रेस्ट कंडीशन पर, अभी क्या है, रेस्ट कंडीशन पे है, अगर इसको हमको क्या करना है, मोशन कंडीशन पे लाना हो, इसको क्या करना हो, मोशन कराना हो, तो मोशन कराने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे फुटबॉलर है वो क्या कर रहा है, एक्सटर्नल फोर्स दे रहा है, तो ये क्या करेगा, आगे मूव होगा। ठीक है, तो ये मोशन स्टार्ट होगा कोई भी ऑब्जेक्ट, जब तक कि हम लोग उसमें एक्सटर्नल फोर्स ना दे, ऑब्जेक्ट क्या रहेगा, रेस्ट कंडीशन पे रहेगा। ठीक, इसी को आगे देखते हैं हम लोग। देखो आगे क्या है, फोर्स को जैसे कि मैं बताया हूं, फोर्स क्या होता है, फोर्स मींस कि कोई सा भी ऑब्जेक्ट जो होगा, फोर्स इज डिफाइंड एज दैट एक्सटर्नल एजेंट विच चेंज और टेंड टू चेंज द स्टेट ऑफ इनर्शिया। फोर्स मींस क्या होगा कि उसकी जो इनर्शिया होगा, कोई भी ऑब्जेक्ट, इनर्शिया को भी समझेंगे हम लोग। इनर्शिया का मतलब होता है कि कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट कंडीशन पर है ना, तो ऑब्जेक्ट क्या रहेगा, रेस्ट कंडीशन पर ही रहेगा जब तक कि हम लोग क्या करें, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करें। ये रेस्ट कंडीशन पे रहेगा जब तक कि हम लोग एक्सटर्नल फोर्स ना दे। इस कॉन्सेप्ट को बोला जाता है इनर्शिया। और यहाँ पर देखो फोर्स को कैसे डिफाइन किया गया, फोर्स मींस क्या होगा, फोर्स इज डिफाइंड एज द एक्सटर्नल एजेंट। ठीक है, एक्सटर्नल एजेंट के तौर पे वर्क करता है फोर्स, जो कि क्या करता है, चेंज करता है उसके, ठीक है, या फिर चेंज करने का प्रयास करता है। ठीक है, टेंड टू चेंज करेगा या फिर चेंज करने का क्या करेगा, प्रयास करेगा। ठीक है, उसको बोलेंगे क्या अपन, फोर्स वो भी किसको चेंज करेगा, इनर्शिया को चेंज करेगा। ठीक है, तो जो हम लोग एक्सटर्नल कोई भी एजेंट, ठीक है, कोई से भी एजेंट या फिर फॉर्म ऑफ एनर्जी जब अप्लाई करते हैं हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट के इनर्शिया पे, ठीक है, तो इनर्शिया जो होगा उसका क्या होगा, चेंज हो जाएगा। ठीक, इसमें एग्जाम्पल के तौर पर क्या कर सकते हैं हम लोग, पुश कर सकते हैं, पुल कर सकते हैं, ठीक है, किक कर सकते हैं, या फिर कैच कर सकते हैं, ठीक है, या फिर लिफ्ट उठा सकते हैं उसको, और भी कई सारे एग्जांपल्स हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, फोर्स के एग्जांपल हैं। ठीक, ये कोई भी ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट को आप लोग क्या करो, पुश कर दो एक्सटर्नल फोर्स डाल के, ठीक है, या फिर कोई ऑब्जेक्ट है उसको खींच करके आप क्या कर सकते हो, पुल कर सकते हो, पुश कर सकते हो, किक लगा सकते हो। जैसे अपन पिछले वाले देखे थे, फुटबॉलर जो होता है क्या किया, फुटबॉल को किक मारा है। तो ये सब क्या होती हैं, फोर्स होते हैं। इतना समझ में आ गया होगा कि फोर्स क्या होता है, सिंपल से क्या होगा, एक्सटर्नल एजेंट होता है।
फोर्स क्या होता है? एक्सटर्नल एजेंट होता है जो किसी भी ऑब्जेक्ट के इनर्शिया को क्या करेगा? चेंज करेगा। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फोर्स। ठीक है, इतना फोर्स समझ आ गया होगा। उसके बाद आगे देखते हैं अपन, उसके बाद देखते हैं आगे क्या है। आगे देखते हैं। ठीक, आगे देखो, फोर्स में एग्जांपल में बताया गया है, यहाँ पर टेबल और एक ब्लॉक है। ठीक, देखो यहाँ पर से एक ब्लॉक रखा हुआ है और ये ब्लॉक क्या है? रेस्ट कंडीशन पर है। यहाँ पर से एक ब्लॉक है, ब्लॉक क्या है? रेस्ट कंडीशन पर अभी। ठीक, रेस्ट कंडीशन पर जो ये ब्लॉक है ना, ये रेस्ट पर ही रहेगा। ठीक है, अभी ये क्या है? रेस्ट कंडीशन पर है, तो रेस्ट ही है अभी। ठीक, हम लोग क्या किए? इसको एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर दे, एफ। ठीक, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया, दैट मींस पुश कर रहे हैं हम लोग, उसको धक्का लगा रहे हैं। ठीक है, धक्का लगाएंगे ना तो ये आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो ये धक्का लगाने के लिए हमको क्या किए? एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किए। ठीक है, उस या फिर एक्सटर्नल एजेंट के तौर पे यूज किए। ठीक है, जैसे हम लोग जो बॉडी के फॉर्म में, जैसे ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी क्या के एजेंट के तौर पे वर्क किया, क्योंकि बॉडी, ह्यूमन बॉडी क्या करेगा? उसके अंदर में स्टोरेज रहेगा एनर्जी का, वो स्टोरेज जो होगा एनर्जी की स्टोरेज क्या करेगा? अपना फोर्स के फॉर्म में अप्लाई करेगा। फोर्स के फॉर्म में जो अप्लाई कर रहा है, किसको अप्लाई कर रहा है? बॉडी पे अप्लाई कर रहा है अपना। ठीक, तो एनर्जी जो होता है, आप लोग जानते हो कि एनर्जी का लॉ, एनर्जी का कंजर्वेशन लॉ होता है कि कोई सभी एनर्जी जो होता है उसका फॉर्म बस चेंज होता है, एनर्जी को नष्ट नहीं कर सकते ना तो बना सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है? ह्यूमन बॉडी का जो एनर्जी है ना, एनर्जी जो है वो क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। इसका ह्यूमन जो एनर्जी, एनर्जी चेंज हो रहा है, फॉर्म चेंज हो रहा है, वो भी फोर्स के फॉर्म में चेंज हो जा रहा है। वैसे यहाँ पर पुल करेंगे, पुल मतलब खींचेंगे इसको, जैसे खींच रहे हैं यहाँ पर से एक ब्लॉक है, उस ब्लॉक को रस्सी से बांध करके अपन खींच रहे हैं मान लो, तो खींचेंगे तो क्या होगा? यहाँ पास एनर्जी का यूज होगा, और एनर्जी का यूज हो रहा है वो किसके फॉर्म में यूज हो रहा है? फोर्स के फॉर्म में यूज हो रहा है, तो उसको बोलते हैं अपन फोर्स। तो क्या होगा? अ पुश और अ पुल ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड फोर्स। कोई सभी बॉडी है, उस बॉडी पे क्या करे? अपन फोर्स लगाए। फोर्स मतलब क्या होगा? कोई सभी बॉडी उस पे पुल करे या फिर पुश करे तो उसको क्या बोलेंगे? अपन फोर्स बोलते हैं। ठीक, तो फोर्स ये समझ में आ गया अपन को फोर्स होता क्या है। उसके बाद अपन समझते हैं आगे, आगे देखते हैं अपन। आगे देखो, इसमें फोर्स के यहाँ पर टाइप के बारे में बताया गया कि टाइप क्या होते हैं फोर्स का। देखो, फोर्स का बेसिकली दो टाइप्स के होंगे यहाँ पर, एक होगा बैलेंस फोर्स और दूसरा क्या होगा? अनबैलेंस फोर्स। यहाँ पर बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स को समझने का ट्राई करेंगे कि बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स क्या होता है। जैसे बैलेंस फोर्स मीन्स होगा कि कोई सा भी एक ब्लॉक है या फिर कोई सा भी एक बॉडी है, उस बॉडी पे अपन क्या कर रहे हैं? अपोजिट डायरेक्शन पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर एक F2 फोर्स लग रहा है। ठीक, एक क्या लग रहा है? F2 फोर्स अप्लाई हो रहा है इस डायरेक्शन पे। ठीक, और एक F1 फोर्स अप्लाई हो रहा है इस डायरेक्शन। दोनों की डायरेक्शन क्या है? अपोजिट डायरेक्शन है दोनों। ठीक है, जैसे F इस साइड हो रहा है तो ये F1 इस साइड हो रहा है। F1 और F2 की जो क्वांटिटी है, या फिर F1 और F2 की जो क्वांटिटी है, दोनों के दोनों क्या होंगे? सेम होंगे। क्वांटिटी बोल सकते हो या फिर इसकी मैग्नीट्यूड बोल सकते हैं अपन। ठीक है, जैसे अगर फोर्स यहाँ पर 5 न्यूटन का अगर फोर्स अप्लाई हो रहा है तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है? 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई हो रहा है। दैट मीन्स दोनों का जो मैग्नीट्यूड है या फिर दोनों की जो क्वांटिटी हो, सेम क्वांटिटी का है और एक ही ब्लॉक पे अप्लाई हो रहा है, वो भी अपोजिट डायरेक्शन पे हो रहा है, तब इस पे क्या होगा? इस ब्लॉक में कोई भी चेंज नहीं होगा। ये कैसा रहेगा? रेस्ट कंडीशन पर ही रहेगा। ये कैसा रहेगा? रेस्ट कंडीशन पर ही रहेगा। और रेस्ट कंडीशन पे अगर रहेगा, अपोजिट डायरेक्शन पे अप्लाई हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इस पे लगाएगा जो फोर्स होगा बैलेंस फोर्स होता है। ठीक है, तो इफ टू फोर्सेस एक्ट ऑन अ बॉडी इन अ अपोजिट डायरेक्शन एंड इफ बोथ द फोर्स आर इक्वल, दोनों फोर्स क्या होगा? अगर इक्वल होगा, ठीक है, देन द रिजल्टेंट जो फोर्स होता है एक्टिंग ऑन द बॉडी इज अ जीरो। जो रिजल्टेंट जो फोर्स होगा वो क्या होगा? इस बॉडी पे जीरो हो जाएगा क्योंकि इक्वल है। ठीक है, सच फोर्स आर कॉल्ड क्या होगा? बैलेंस फोर्स। इस फोर्स को क्या बोलते हैं अपन? बैलेंस फोर्स बोलेंगे। ठीक, बैलेंस फोर्स जो होता है, ठीक, वो चेंज नहीं कर सकता, कांट चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ अ बॉडी। कोई से भी बॉडी अगर वो रेस्ट कंडीशन पर है या फिर मोशन कंडीशन पर है ना, तो वो उसके स्टेट को चेंज नहीं कर पाएगा। कब? जब हम लोग उस पर बैलेंस फोर्स अप्लाई करेंगे
तब, ठीक है। दूसरा क्या होता है, अनबैलेंस फोर्स। दूसरा अनबैलेंस जो फोर्स होता है वो क्या होगा, अनबैलेंस फोर्स से मतलब होगा कि एक ही ब्लॉक जो है उसी ब्लॉक पे अगर अपोजिट डायरेक्शन पे अलग अलग क्वांटिटी का या फिर अलग अलग मैग्नीट्यूड का अगर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, सपोज जैसे ये मान लो एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक पे अपन क्या कर रहे हैं, एक डायरेक्शन पे F1 फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और इधर F2 फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक। और इस दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो अलग अलग है, मैग्नीट्यूड अलग अलग है। जैसे इसका F1 का मान लो 10 न्यूटन है, ठीक, और इसका F2 का सपोज 5 न्यूटन है। तो यहाँ पर दोनों की जो मैग्नीट्यूड है क्या है, अलग अलग है। और यहाँ पर F1 क्या होगा, ज्यादा होगा F2 से। तो यहाँ F1 जो है ज्यादा है, दैट मीन्स ये ब्लॉक जो होगा किसके डायरेक्शन पे आ जाएगा, इस डायरेक्शन पे खिसक जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पर ज्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे, दैट मीन्स ये ब्लॉक क्या होगा, जिधर ज्यादा फोर्स लगेगा उस तरह से उसका डिस्प्लेसमेंट होना चालू हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर ये वाला जो है ज्यादातर जैसे रस्साकसी का गेम होता है, उस गेम में ये वाला गेम खिलाया जाता है, उससे पता चलता है कि कौन विनर है, मतलब कौन सा वाला टीम है। या फिर दो व्यक्ति मान लो अगर करा रहे रस्साकसी का खेल, जैसे एक रस्सी ले लेते हैं और यहाँ पर कोई एक पर्सन है, कोई एक पर्सन है यहाँ पर और एक दूसरा पर्सन यहाँ पर है। ये दोनों पर्सन में अगर अपन कंपटीशन कराते हैं, जैसे ए और ए बी है, तो यहाँ पर रस्साकसी का जो खेल होता है, उस खेल में जैसे अगर इसकी फोर्स ज्यादा है, सपोज ये F1 है और इसका फोर्स F2, अगर इसका मान लो 10 न्यूटन लगा रहा है और ये अब सपोज 5 न्यूटन लगा रहा है, तो यहाँ पर विनर कौन हो जाएगा, ए विनर हो जाएगा। यहाँ पर से रस्साकसी का खेल भी अनबैलेंस फोर्स के बेसिस पे अपन खिलाते हैं गेम्स के तौर पे, ठीक। अगला देखते हैं आगे अपन, देखो इसके बाद क्या है, देखो इनर्शिया। इनर्शिया को समझेंगे, जैसे मैं बताया था शुरू में कि फोर्स जो होता है वो क्या करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट के इनर्शिया को चेंज करता है, ठीक। यहाँ पर इनर्शिया को समझेंगे अपन। इनर्शिया मीन्स क्या होगा, अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर, कोई एक मैटर है उसकी प्रॉपर्टी होती है इनर्शिया, ठीक है, विच रेजिस्ट मतलब रोकने का काम करता है, ठीक है। रेजिस्ट चेंज टू द स्टेट ऑफ मोशन और अ रेस्ट, ठीक है। मतलब कि जो इनर्शिया है वो क्या करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट की जो मोशन कंडीशन है या फिर रेस्ट कंडीशन है उसकी रेजिस्टिविटी को बनाए रखने का काम करता है इनर्शिया। दैट मीन्स अगर कोई ऑब्जेक्ट है, सपोज से ब्लॉक है, ठीक है, अगर वो ब्लॉक क्या है, रेस्ट पर है अभी, ठीक ना, क्या है अभी है, रेस्ट कंडीशन पर है, तो वो क्या करेगा, रेस्ट कंडीशन पर ही रखने का काम करेगा कौन, इनर्शिया। मतलब इनर्शिया क्या करेगा, उसको रेस्ट पर ही रखा रहे ऐसा उसको बनाने का ट्राई करेगा, रेस्ट, ये इनर्शिया का काम है, ठीक है। तो इनर्शिया को हम लोग क्या कराते हैं, अप्लाइड फोर्स लगा करके, मतलब एक्सटर्नल फोर्स डाल करके इसके इनर्शिया को चेंज करते हैं हम लोग, ठीक। अब जैसे अपन डेली लाइफ में भी कई सारे इनर्शिया का एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे बस है, बस में क्या है, अगर रेस्ट कंडीशन पे शुरुआत पे मान लो ये क्या है, रेस्ट कंडीशन पर है, शुरुआत में क्या है, रेस्ट कंडीशन पे सपोज, ठीक, ये शुरुआत में रेस्ट कंडीशन पर है। अब रेस्ट कंडीशन पर है ना, तो अचानक से ड्राइवर क्या करेगा, चालू करेगा बस को, ठीक है। तो अचानक से जैसे चालू करता है ना ये बस को, तो बस तो आगे की तरफ मूव करेगा, लेकिन जो इसमें बैठे पैसेंजर जो होते हैं ना, वो पीछे की तरफ वो गिरने के टाइप से हो जाता है, ऐसे पीछे की तरफ धक्का टाइप से होता है, ठीक है। ये इनर्शिया का एग्जांपल, मतलब कि वो क्या करेगा, ऑब्जेक्ट जो है रुका ही रहेगा ऐसा शो करेगा, लेकिन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसके जो स्टेट है वो क्या होगा, चेंज होगा, इनर्शिया उसका चेंज होता है। और भी कई सारे एग्जांपल्स होते हैं, ठीक। आगे उसमें देखते हैं इनर्शिया में, देखो इनर्शिया में देखो एक कागज के पास देखो एग्जांपल बताया गया, जैसे अगर ये सिक्का है, सिक्का के नीचे में अगर कागज है, ठीक है ना, उसका एक प्लेट है, कागज का प्लेट मान लो, या फिर कोई सा भी प्लेट ले सकते हैं अपन। तो ये जो प्लेट है, जैसे इसके ऊपर कोई सिक्का, अगर हम लोग क्या करें, इसको स्पीडली अगर हम लोग इसको यहाँ से हटाए, तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ से एकदम स्पीडली हटेगा ना, तो ये सिक्का नीचे गिर सकता है, ठीक है, नीचे गिरेगा। तो यहाँ पर इसकी जो मोशन है, ये स्पीड मतलब इसकी रेजिस्टिविटी को क्या करा है, यहाँ पर डिस्टर्ब कर रहा है। रेजिस्टिविटी क्या है, यहाँ पर से डिस्टर्ब हो रहा है, पहले रेस्ट कंडीशन पे था, क्या था, ये रेस्ट कंडीशन पे था, लेकिन जैसे इसको हटाएंगे ब्लॉक को, तो यहाँ रेजिस्टिविटी इसका खत्म हो जाएगा और ये सिक्का नीचे गिर जाएगा, सिक्का यहाँ पर से नीचे आके गिर जाएगा, ठीक है। तो इसकी रेजिस्टिविटी खत्म। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखेंगे इनर्शिया, कोई सा भी एक
अ पैसेंजर इन अ बस, एक बस है उसमें पैसेंजर है, ठीक है, बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या हो जाता है, गिरने का हो जाता है। जब स्टार्ट होता है कोई सर्विस, अचानक स्टार्ट हो भी ना, ऐसा नहीं है कि उसको स्लो मोशन में, अचानक से अगर स्टार्ट होता है तो बैकवर्ड डायरेक्शन में वहां जो बैठे पैसेंजर हो क्या होता है, पीछे की ओर होना चालू हो जाता है। उसमें एग्जांपल जैसे वेन, सेकंड एग्जांपल इसमें वेन अ बेड सीट, अगर कोई एक बेड सीट है, ठीक है, इज अ फ्लिक्ड अवे सडनली डस्ट पार्टिकल फॉल अवे एस, ठीक है, उससे क्या होता है, जैसे अचानक से ऐसे मारेंगे उसको, धक्का मारेंगे या फिर झर्राने की कोशिश करते हैं बेड शीट को, तो बेड शीट से क्या होगा, डस्ट की जो पार्टिकल है निकल जाता है, ठीक है, क्योंकि रेस्ट कंडीशन पर रहता है डस्ट का पार्टिकल, लेकिन हम लोग उसको क्या कर रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो उससे डस्ट का जो पार्टिकल है क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा इस बेड शीट से, ठीक। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं किसका, इनर्सिया ऑफ अ रेस्ट कंडीशन पे, ठीक है, रेस्ट कंडीशन जो होगा इनर्सिया का रेस्ट कंडीशन, हम लोग को चेंज करना होता है इनर्सिया को, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट का क्या करेंगे, इनर्सिया। इनर्सिया दो तरह, रेस्ट पे कोई ऑब्जेक्ट है तो भी उस पर इनर्सिया होता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन कंडीशन पर है वो भी इनर्सिया होता है, ठीक। जैसे आगे देखते हैं अपन, यहां पर देखो इनर्सिया को चेंज होगा, उसके लिए इनर्सिया को चेंज करने के लिए या फिर इनर्सिया को चेंज होगा, इनर्सिया चेंज होगा उसके बेसिस पे अपन न्यूटन के कुछ रूल्स को समझेंगे। न्यूटन का जो रूल होता है वो पहला रूल होता है, फर्स्ट रूल क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो होगा, ठीक, न्यूटन का फर्स्ट रूल ये बोलता है, न्यूटन फर्स्ट लॉ, कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो होगा वो रेस्ट कंडीशन पे रहेगा जब तक कि हम लोग उस पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई न करें, ठीक है। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट है तो रेस्ट पर ही रहेगा, कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन कंडीशन पर है तो मोशन कंडीशन पर ही रहेगा। यहाँ पर इनर्शिया मतलब मोशन कंडीशन पर रहने की जो कंडीशन है, ठीक है, उसको बोलते हैं इनर्शिया। इनर्शिया मतलब आलसीगिरी समझ के चलो, ठीक। तो जैसे देखो इधर न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट अभी रेस्ट कंडीशन पर है, ये क्या है, रेस्ट कंडीशन पर है, ठीक, तो रेस्ट कंडीशन पर है तो जब तक इस पे हम लोग क्या ना करें, एक्सटर्नल फोर्स ना अप्लाई करें, ठीक है, तो क्या रहेगा, रेस्ट कंडीशन पर ही रहेगा, ठीक है, वो अपने स्टेट को चेंज ही नहीं करेगा, ठीक। क्या बोल रहे, अनलेस एंड अनटिल इट इज एक्टेड अपॉन बाय एन एक्सटर्नल फोर्सेस, ये तब तक अपना पोजीशन चेंज नहीं करेगा जब तक कि हम लोग उसमें एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करें। तो फर्स्ट लॉ ऑफ जो न्यूटन होता है बोलता है, ये लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोला जाता है इसको, फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन को क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया। दैट मीन्स इनर्शिया इसका चेंज होता है जब हम लोग क्या करें, इसको एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करें। उसी में जैसे एक बॉल है, बॉल अगर मोशन कंडीशन पे है तो मोशन कंडीशन पर ही रहेगा जब तक कि हम लोग इसको क्या ना करें, रोकने का ट्राई ना करें, ठीक। तो जैसे अगर ये बॉल आगे बढ़ रहा है, मोशन कंडीशन पर है, यहाँ पर रुक सकता है, ऐसा नहीं है, इसकी स्पीड कम हो सकती है, वो उसमें क्या होगा, रोकने का काम करेगा, इसमें फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है वो करता है रोकने का काम। दैट मीन्स यहाँ अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स जो लगा रहा है, अगर कोई ह्यूमन बॉडी ना हो या फिर कोई ह्यूमन ना लगाए तो ये धीरे धीरे एक टाइम बाद रुक जाएगा, लेकिन वो रोकने का काम कौन करेगा, रोकने का कौन काम करेगा, फ्रिक्शनल जो फोर्स होता है स्मॉल एफ, ये काम करेगा रोकने का, ठीक है। धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएगा, लेकिन एक अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स स्मॉल एफ फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई होता है, वो क्या करेगा, उसको धीरे से रोकेगा। दैट मीन्स एक्सटर्नल फोर्स लग ही रहा है, ठीक है, बाहरी फोर्स लग रहा है। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या होगा, लॉ ऑफ इनर्शिया होता है। इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट कंडीशन पर है तो रेस्ट कंडीशन पर ही रहेगा जब तक कि हम लोग एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करें। सेकेंड इसमें देखते हैं, सेकेंड न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन वही है, एवरी बॉडी कंटिन्यू इन इट्स स्टेट ऑफ अ रेस्ट, ठीक, और अ मोशन, या फिर यूनिफॉर्म मोशन हो सकता है। मोशन के कंडीशन पे यूनिफॉर्मली अगर तरीके से कोई ऑब्जेक्ट आगे बढ़ रहा है, ठीक है, अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन, कोई स्ट्रेट लाइन के, ठीक है, तो अनलेस, ठीक है, कंप्लीटेड बाय एन एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स, ठीक है। ये क्या होगा, न्यूटन जो फर्स्ट लॉ क्या है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट कंडीशन पर है या फिर कोई ऑब्जेक्ट क्या है, मोशन कंडीशन पे है, तो तब तक नहीं रुकेगा जब तक कि हम लोग एक्सटर्नल फोर्स न लगाए। अगर कोई ऑब्जेक्ट क्या है, मोशन कंडीशन पर है तब। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट कंडीशन पर है तो रेस्ट कंडीशन पे हम लोग अगर कोई ऑब्जेक्ट को रखें तो उसमें हम लोग को एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, तो मोशन कंडीशन पे आएगा, ठीक है। ये उसका फर्स्ट लॉ होता है। आगे देखते हैं अपन, आगे अपन देखते हैं क्या है,
आगे देखो, आगे मोमेंटम है, जैसे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, उसके बाद मोमेंटम को यहाँ समझते हैं मोमेंटम क्या होता है, क्योंकि इसके बेसिस में कुछ डेरिवेशंस भी हैं, तो समझने का ट्राई करते हैं मोमेंटम क्या होता है। मोमेंटम मीन्स क्या होता है? मोमेंटम इज द क्वांटिटी ऑफ अ मोशन इन अ बॉडी एंड इट्स डिपेंड्स ऑन इट्स मास एंड वेलोसिटी। ये जो है मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम इज द क्वांटिटी ऑफ अ मोशन, मोशन की क्वांटिटी को शो कराता है, मतलब कि कितने क्वांटिटी में कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है, ठीक है, उसकी मात्रा क्या है कोई एक बॉडी का, ठीक, उसको क्या बोलते हैं अपन? मोमेंटम बोलते हैं उसको। और ये डिपेंड किस पे करता है? मास पे डिपेंड करेगा उस ऑब्जेक्ट का, और उसकी वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा, ठीक। मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो मोमेंटम मीन्स क्या होगा? मास इंटू वेलोसिटी। मोमेंटम मीन्स क्या हो जाएगा? मास इंटू वेलोसिटी। दैट मीन्स कि अगर कोई ऑब्जेक्ट का मोमेंटम डिफाइन करना हो तो सिंपल सी बात है, पहले उसका मास पता होना चाहिए और उसकी वेलोसिटी पता होना चाहिए। तो यहां हम लोग उसका क्या निकाल सकते हैं? मोमेंटम निकाल सकते हैं। इसमें एक चीज और समझना कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसका अपन क्या करें, अगर मास को बढ़ा दे, एम को बढ़ा दे, तो इसकी सिंपल सी बात है क्या हो जाएगा? मोमेंटम भी बढ़ेगा। अगर इसी का वेलोसिटी बढ़ाए तो इसका क्या हो जाएगा? मोमेंटम भी बढ़ेगा। दैट मीन्स दोनों पे डिपेंड करता है। देखो, मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास। मोमेंटम जो होता है पी जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्या? उसका मास का। दैट मीन्स जैसे जैसे उसका मास बढ़ाएंगे कोई ऑब्जेक्ट का तो उसका मोमेंटम भी बढ़ेगा, ठीक। सेकेंड, इसका एग्जाम्पल भी है, इफ क्रिकेट बॉल एंड अ टेनिस बॉल मूव विद द सेम वेलोसिटी। कोई एक क्रिकेट बॉल है, ये क्रिकेट बॉल है, क्रिकेट बॉल डिस्क बॉल होता है, ठीक, वो काफी सॉलिड फॉर्म में रहता है, इसका मास भी ज्यादा होता है, ठीक है। जैसे इसका M1 है, मान लो ये आपका क्या है? ये क्रिकेट का बॉल है, मान लो ये क्रिकेट बॉल है, ठीक, और ये आपका एक क्या है? टेनिस का बॉल है। टेनिस जो बॉल होता है, टेनिस बॉल है, मान लो ये क्रिकेट बॉल और टेनिस बॉल। टेनिस बॉल क्या होगा? ये हल्का होगा। यहाँ पर M2 की बात करते हैं और M1, यहाँ पर अगर दोनों में कंपेयर करें तो यहाँ पर M1 की वैल्यू ज्यादा होगा और M2 की वैल्यू क्या होगा? कम होगा। तो यहाँ पर अगर दोनों में कंपेयर करें, एक क्रिकेट बॉल है और एक क्या है? टेनिस बॉल है, दोनों में अगर कंपेयर करते हैं तो इसकी जो वेलोसिटी होगी ना और मोमेंटम जो होगी, मोमेंटम ऑफ क्रिकेट जो बॉल होगा उसका ज्यादा होगा एज कंपेयर टेनिस बॉल का। उसके पीछे रीजन क्या है? मास, ठीक है, क्योंकि मास किसका ज्यादा होगा? क्रिकेट बॉल का मास ज्यादा होगा एज कंपेयर टेनिस बॉल का। तो जिसका मास ज्यादा उसका मोमेंटम भी ज्यादा होगा। उसमें अगला देखो, मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स वेलोसिटी। उसकी जो वेलोसिटी होगी ना, कोई भी ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी पर भी क्या होगा? मोमेंटम डिपेंड करेगा। मोमेंटम जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसका वेलोसिटी। दैट मीन्स वेलोसिटी अगर किसी ऑब्जेक्ट को बढ़ा दे तो उसमें मोमेंटम भी बढ़ जाएगा, उस ऑब्जेक्ट का क्या बढ़ेगा? मोमेंटम। एग्जांपल के तौर पे जैसे 2 क्रिकेट बॉल्स है, ठीक है, मूव्स विद द डिफरेंट वेलोसिटी, अलग अलग वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, ठीक है। देन द मोमेंटम ऑफ द बॉल विथ अ ग्रेटर वेलोसिटी, ठीक, पासेस मोर मोमेंटम। दैट मीन्स जिसका वेलोसिटी ज्यादा होगा, जैसे अगर 2 बॉल है, ठीक, अगर इसकी वेलोसिटी सपोज v1 है और इसकी वेलोसिटी सपोज v2 है, तो अगर v1 की वेलोसिटी ज्यादा है v2 के कंपैरिजन में, तो इसकी मोमेंटम जो होगी, v1 जिसकी वेलोसिटी उसकी मोमेंटम p1 है अगर सपोज, तो इसका मोमेंटम अगर p2 है सपोज, तो यहाँ पर p1 का मोमेंटम ज्यादा होगा और p2 का मोमेंटम क्या होगा? कम। तो यहाँ पर दोनों मोमेंटम जो है किसके डिपेंड करेगा? मास और इसके वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक। इफ अ बॉडी इज एट अ रेस्ट इट्स वेलोसिटी 0 एंड हेंस द मोमेंटम इज 0। अगर कोई ऑब्जेक्ट क्या है? रेस्ट कंडीशन पर है, तो रेस्ट कंडीशन पे रहेगा तो उस कंडीशन पे उस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी और मोमेंटम दोनों क्या होंगे? 0 होंगे। आगे देखते हैं, आगे न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या है समझते हैं अपन। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जो है मोमेंटम के बेसिस पे आधारित होता है। मोमेंटम को ही डिफाइन किया जाता है बेसिकली न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। इससे फोर्स भी डिफाइन होता है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से, ठीक। इसमें देखो, द रेट ऑफ चेंज ऑफ अ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। जो चेंज ऑफ मोमेंटम होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसमें लगाए गए फोर्स के, अप्लाइड जो फोर्स है उसके, एंड इट टेक्स प्लेस इन द
डायरेक्शन इन विच द फोर्स एक्ट, अगर जहां भी फोर्स लगाए, जैसे एफ जितना लगाएंगे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसका मोमेंटम का, पी का, चेंज ऑफ मोमेंटम। डेल्टा जो है चेंज को शो करता है, तो यहाँ पर फोर्स जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा क्या, चेंज इन मोमेंटम और विथ टाइम, टाइम के साथ साथ मतलब विथ रिस्पेक्ट टू टाइम जो होगा, टाइम के साथ में जो चेंज होगा मोमेंटम का वो क्या होगा, जैसे जैसे फोर्स लगाएंगे उसके बेसिस पे होगा। और ये न्यूटन का सेकेंड लॉ होता है। सेकेंड लॉ पे हम लोग ये समझेंगे कि कोई ऑब्जेक्ट जो होगा उस पर अगर कितना फोर्स लगा रहे हैं जैसे, तो वो ऑब्जेक्ट कितना आगे बढ़ेगा, कितना फोर्स लगाएंगे तो कितना आगे बढ़ेगा। दैट मीन्स हम लोग सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से समझते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट कहाँ तक आगे बढ़ सकता है और कितना उसमें फोर्स अप्लाई करेंगे तो, ठीक। तो यहाँ पर जैसे अगर समझेंगे, यहाँ पर देखो फोर्स का यहाँ डिफाइन किया गया है, एफ जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा चेंज ऑफ मोमेंटम डेल्टा पी डिवाइड बाय डेल्टा टी। डेल्टा पी दैट मीन्स होगा फाइनल मोमेंटम डिवाइड बाय इनिशियल मोमेंटम। जैसे अगर समझेंगे एक ब्लॉक है मान लो, ठीक, एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक को मैं समझता हूं इसका मास तो सेम ही रहेगा। अब इसको पहले एक्सटर्नल फोर्स दिया एफ, इसकी शुरुआत में जो वेलोसिटी होगा यू इनिशियल वेलोसिटी मान लो, अब फोर्स दे दिया, लेकिन ये कुछ टाइम तक चलते चलते यहाँ आएगा, साइज बड़ा होगा छोटा बनाता हूँ, ये यहाँ बस आ गया। अब ये चलेगा तो सिंपल सी बात है इसकी वेलोसिटी धीरे धीरे कम होगा वेलोसिटी, तो इसका फाइनल वेलोसिटी वी है मान लो, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी भी है। तो इसमें चेंज ऑफ जो मोमेंटम होगा, इसके लिए मोमेंटम p1 होगा, p1 दैट मीन्स क्या होगा m इंटू यू। अब इसका मोमेंटम होगा p2 ले लेता हूँ, p2 दैट मीन्स क्या होगा m इंटू वी। इन दोनों में जो चेंज होता है डेल्टा p दैट मीन्स होगा p2 माइनस p1, p2 माइनस p1 दैट मीन्स m इंटू वी माइनस m इंटू यू। यहाँ पर चेंज को शो करेगा, तो चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है, m इंटू वी फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल होगा। यहाँ पर से दोनों का एम समान है तो क्या हो जाएगा, कॉमा आ जाएगा, एम कॉमा आया, यहाँ पर से एम कॉमा गया, यहाँ पर इतना को क्या एक्सेलरेशन को शो करता है। एक्सेलरेशन मीन्स क्या होगा, चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। एक्सेलरेशन मीन्स क्या होगा, dv बटे dt होता है, और dv बटे dt दैट मीन्स टाइम के रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी को चेंज कराना होता है। यहाँ पर इतना के वैल्यू क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा। यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शन के साइन को हटा देते हैं, कॉन्स्टेंट हम यूज करते हैं, तो यहाँ पर एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के कॉन्स्टेंट लिए एम ए हो गया। यहाँ पर k की वैल्यू 1 ले सकते हैं अपन, k की वैल्यू 1 लेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, F इज इक्वल टू एम ए हमारा फोर्स का वैल्यू आ जाएगा। यहाँ पर देखो अब फोर्स जो होगा, अगर जैसे फोर्स को डिफाइन करना हो तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन होता है। तो अगर क्या करें हम लोग, इफ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन, फोर्स कितना अप्लाई करें, 1 न्यूटन अप्लाई करें कोई एक बॉडी जिसका मास 1 kg है, ठीक है, और वो एक्सीलरेट कितना प्रोड्यूस करे, 1 मीटर पर सेकेंड अगर एक्सीलरेट करे, या फिर एक्सीलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अगर आए, तो उस जो बॉडी है उस बॉडी का k की वैल्यू कितना हो जाएगा 1, और उसको क्या बोलते हैं अपन, F इज इक्वल टू एम ए, और वो 1 न्यूटन का फोर्स वहां पर क्या करेगा, अप्लाई करेगा, ठीक। ये हो गया सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। आगे देखते हैं अपन, इसका कुछ एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का कुछ एप्लीकेशन है, जैसे एप्लीकेशन यहाँ पर एक क्या है, एक क्रिकेट प्लेयर है, ठीक, मूव्स हिज हैंड बैकवर्ड ऑन कैचिंग अ फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल। एक क्रिकेट बॉल है जो अगर फास्ट तरीके से आ रहा है, मान लो जैसे ये बॉल जो है यहाँ फास्ट एकदम स्पीड हाई है, इसका वेलोसिटी क्या है, हाई है, हाई स्पीड में आ रहा है कोई बॉल, तो उसको कैच करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको थोड़ा पीछे करना पड़ेगा। इसी से क्या होगा, इसका मोमेंटम कम हो जाएगा, मोमेंटम कम होगा तो इसकी वेलोसिटी भी कम हो जाएगी, क्योंकि हम लोग जानते हैं P इज इक्वल टू एम इंटू वी होगा। अगर हम लोग क्या करें, इसको थोड़ा डिस्टेंस बढ़ा दे, तो डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो सिंपल सी बात है, इसका धीरे धीरे में क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बढ़ेगा, डिस्टेंस बढ़ेगा तो इसकी स्पीड जो होगी डाउन होगी, और डाउन स्पीड होगी तो क्या हो जाएगा, मोमेंटम भी इसका कम हो जाएगा, ठीक ना। तो ये होता है, यहाँ एग्जाम्पल है इसका किसका, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का। इसको इम्पल्स के भी तौर पे समझते हैं अपन, बट अभी सेकेंड लॉ के कॉन्सेप्ट को समझते हैं, इम्पल्स से भी इसको डिफाइन किया जाता है, ठीक। यहाँ पर आगे देखते हैं, आगे देखते हैं न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन में क्या है न्यूटन का, कि इसमें क्या होता है, एवरी जो बॉडी हो, कोई सी भी बॉडी पे अगर हम लोग एक अप्लाइड फोर्स F1 लगाए तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, वो
रिएक्शन फोर्स अप्लाई करता है, ठीक है, और वो भी सेम क्वांटिटी का होगा लेकिन डायरेक्शन अपोजिट रहता है। तो इसको हम लोग डिफाइन करते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बेसिस में क्या होगा कि एवरी एक्शन, ठीक है, देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक, कोई से भी अगर एक्शन अप्लाई कर रहे हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पे तो क्या करेगा उसी क्वांटिटी का, ठीक है, अपोजिट रिएक्शन भी क्या करेगा अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन होता है। ये सिंपल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इसके कॉन्सेप्ट के बेसिस पे इसके कुछ एप्लीकेशंस भी हैं, उसको भी समझते हैं, ठीक है। जैसे इसमें एक एग्जांपल है, एप्लीकेशन या फिर एग्जांपल ले सकते हैं अपन। एग्जांपल के तौर पे क्या है, देखो एग्जांपल के तौर पे है फॉर एवरी एक्शंस देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जैसे एक दो वेट लिफ्ट मशीन है एक, ठीक है, ये दोनों में क्या हो रहा है, अगर जैसे 50 kg का अगर कोई ऑब्जेक्ट इस पे फोर्स अप्लाई हो रहा है इतना, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में भी क्या होगा, इसका फोर्स उतना ही क्वांटिटी का अप्लाई होगा लेकिन अपोजिट डायरेक्शन पे होगा। तो यहाँ पर जैसे ये F1 है और ये F2 है, तो यहाँ पर माइनस साइन लेंगे अपोजिट डायरेक्शन में। तो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, इसके बेसिस में रॉकेट का जो प्रोपल्शन होता है वो होता है। जैसे देखते हैं अपन, देखो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो होगा इसके बेसिस में रॉकेट का, लास्ट में इसके दिखाया है, ये है रॉकेट जो प्रोपल्शन होता है, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के कॉन्सेप्ट पे बेसिस होता है, ठीक। इसको भी समझेंगे, पहले इसको आगे खत्म करते हैं अपन। देखो हाँ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन जो होगा मोमेंटम का उसको समझते हैं अपन। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम का कंजर्वेशन लॉ क्या होता है, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक, स्टेट दैट इफ नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ सिस्टम द टोटल लिनियर मोमेंटम विल रिमेन कांस्टेंट। अगर कोई से भी हम लोग क्या करें, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करे, ठीक है, तो वो क्या रहेगा, उसका इंटरनल जो भी लिनियर मोमेंटम रहेगा वो क्या रहेगा, चेंज नहीं होगा, कांस्टेंट रहेगा, फिक्स रहेगा। दैट मीन्स मोमेंटम जो होगा बिफोर, अगर कोलिजन से समझेंगे, जैसे एक पत्थर है, एक पत्थर को पहले धक्का मार देंगे और धक्का मारने से पहले की अगर मोमेंटम, ठीक है, तो दोनों का जो मोमेंटम क्या होता है, इक्वल होता है। कोलिजन दो पत्थर के बीच में होगा, जैसे कोई दो ऑब्जेक्ट हैं, एक ऑब्जेक्ट एक दूसरे पे क्या कर रहा है, कोलिजन कर रहा है, एक कोलिजन के ये दूसरे, तो दोनों की जो मोमेंटम होगी, पहले का मोमेंटम और बाद का मोमेंटम, जैसे पहले का मोमेंटम इसका P1 है और दूसरे का मोमेंटम जैसे P2 है, तो P1 और P2 दोनों पहले बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसको समझेंगे डेरिवेशन से, कैसे समझेंगे, देखो इसमें आगे यहाँ स्टार्टिंग, जैसे एक ये कार है, ठीक, ये कार दो अलग अलग कार है, अलग अलग मास है उसका, ठीक है। सपोज बिग एंड स्मॉल कार, दोनों एक बड़ा कार है और एक छोटा कार है, ठीक है, दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, वो भी डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटी की, अलग अलग वेलोसिटी है, ठीक है, और दोनों का मास भी अलग अलग है। जैसे बिग कार का मास है इसमें m1, ठीक, बिग कार का मास क्या है m1, जैसे बड़ा कार है इसका मास है m1 और ये छोटा वाला कार है, ठीक, इसका मास ले लेते हैं m2, ठीक ठीक। अब उसके बाद देखो इसका वेलोसिटी भी अलग अलग है, ठीक, इसमें क्या है, इनिशियल वेलोसिटी इज u1, ठीक, इनिशियल वेलोसिटी इसका क्या ले लेंगे, u1 ले लेंगे, जैसे u1 इसका इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक। लेट अस मास द स्मॉलर कार m2 एंड इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, u1, जैसे इसका इनिशियल वेलोसिटी u2 ले लेते हैं इसका, क्योंकि m2 ले तो इसको u2 लेंगे, ठीक। इसका शुरुआत में बड़ा जो कार है उसका मास m1 है और उसका वेलोसिटी इनिशियल शुरुआत में वेलोसिटी u1 लिए हैं। छोटा वाला कार है उसका मास m2 है और इसका वेलोसिटी क्या है, u2 है। इसमें हम लोग समझेंगे कि जो स्मॉल जो कार है ना उसकी वेलोसिटी कम है एज कंपेयर बड़ा वाला कार जो है उसका। तो यहाँ पर देखो सपोज बोथ द कार कोलाइड फॉर अ शॉर्ट टाइम, शॉर्ट टाइम मतलब एकदम छोटे समय के लिए दोनों एक दूसरे से क्या करे, कोलाइड किया, मतलब टक्कर किया मान लो, ठीक ना। तो ड्यू टू द कोलिजन द वेलोसिटी विल चेंज, वेलोसिटी सिंपल सी बात है चेंज होगा, मतलब बड़ा वाला कार क्या करेगा, उसको धक्का देगा तो ये इसकी स्पीड बढ़ जाएगी थोड़ी देर के लिए, ठीक। तो लेट द वेलोसिटीज आफ्टर कोलिजन v1 एंड, पहले तो इनिशियल वेलोसिटी u1 और u2 लिए हैं और उसके बाद कोलिजन के बाद v1 और v2 लेंगे। आगे देखते हैं इसमें, देखो
इसमें सपोज ड्यूरिंग कोलिजन बिगर कार जो है उसका F1 फोर्स है, कहाँ गया नेक्स्ट, हाँ ठीक है, जैसे सपोज द ड्यूरिंग कोलिजन के दौरान जो बिगर कार है, ठीक है, वो कितना फोर्स F1 फोर्स अगर वो महसूस कर रहे हैं सपोज, या फिर लगा रहे हैं मान लो, ठीक है, ऑन द स्मॉलर कार पे, ठीक, ऑन द स्मॉलर कार, एंड इन टर्न द स्मॉलर कार एक्सर्ट्स अ फोर्स F2 ऑन द बिगर। तो इसमें देखो बिगर वन से, दैट मीन्स इसमें अगर कोलिजन के दौरान ना, सपोज द ड्यूरिंग कोलिजन बोल रहे हैं, कोलिजन के दौरान अगर फर्स्ट बड़ा वाला जो कार है वो क्या लगा F1 और छोटा वाला कार क्या है F2 लगा रहा है, ठीक। तो व्हेन द फोर्स F1 एक्ट ऑन द स्मॉलर कार इट्स वेलोसिटी चेंज U1 और V1, ठीक। तो जैसे F1 जो है वो किसके लिए है, एक्सर्ट, F1 जो होगा एक्सर्ट कर रहे हैं कौन, बिगर कार एक्सर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें M2 और A2 आएगा, मतलब चेंज होगा किसका, सेकेंड वाले कार का। जैसे धक्का मारा बड़ा वाला कार छोटे वाले कार को, तो सिंपल सी बात है ये F1 अगर अप्लाई कर रहे हैं इसको, तो इसकी जो चेंज होगी क्या, वेलोसिटी चेंज होगी, ठीक है, इसकी वेलोसिटी चेंज होगी। तो इसकी वेलोसिटी इनिशियल में शुरुआत में क्या था U2 था, ठीक, और उसके बाद चेंज होकर ये क्या हो गया था V2 हो गया था, ठीक। इसकी क्या थी, F1 फोर्स अप्लाई किया फर्स्ट वाला कार सेकेंड छोटा वाला कार को, तो इसका इनिशियल वेलोसिटी U2 था और चेंज होकर क्या हो गया V2 हो गया। तो यहाँ पर देखो इसमें फोर्स क्या हो जाएगा, M2 उसका मास लिया था छोटा वाला कार को, तो इसका F1 जो होगा वैल्यू क्या हो जाएगा, F1 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पास F1 इज इक्वल टू M2 इंटू चेंज ऑफ मोमेंटम। चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब फाइनल वेलोसिटी V2 माइनस U2 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, टाइम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ पर उसकी जो मोमेंटम, क्योंकि ये चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, उसको हम लोग एक्सेलरेशन भी मानते हैं, एक्सेलरेशन के तौर पे जानते हैं उसको, इसकी वैल्यू क्या होती है एक्सेलरेशन। जैसे अगर इसकी एक्सेलरेशन मैं मान लेता हूँ क्या, यहाँ पर जैसे दिया है A1, ठीक है, तो इसको A1 ही ले लेते हैं, तो M2 क्या हो जाएगा, सॉरी ये क्या है A2 लिए ना, इसका फर्स्ट कार के लिए A2 लेंगे, तो M2 और A2, ये छोटा वाला कार है, छोटा वाला कार का एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा A2, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा A2 बढ़ जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाले कार के थ्रू लगाया गया जो फोर्स होगा क्या हो जाएगा, F1 इज इक्वल टू M2 A2 होगा। फर्स्ट बड़ा वाला जो कार है वो छोटे वाले कार को लगाया गया जो फोर्स होगा क्या होगा, M2 A2 होगा। यहाँ पर से अगर देखिए when the force F2 act the bigger car, ठीक है, इट्स वेलोसिटी चेंज, सिंपल सी बात है, बड़ा वाला कार अगर छोटे वाले कार को मारेगा तो ये छोटा वाला कार आगे बढ़ेगा ज्यादा स्पीड से, लेकिन इसकी स्पीड थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो जैसे शुरुआत में अगर इसकी स्पीड क्या लिए थे अपन U1 लिया, तो इसका स्पीड थोड़ा सा डाउन होगा, तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, सेकंड जो स्पीड होगा पहला U1 था उसके बाद क्या हो जाएगा V1 हो जाएगा। तो यहाँ पर F2 पे जो महसूस करेगा, जैसे बड़ा वाला जो कार जो फील करेगा फोर्स, वो क्या हो जाएगा M1 और A1 हो जाएगा, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है न्यूटन का, कि चेंज ऑफ जो मोमेंटम होगा या फिर चेंज ऑफ जो फोर्स होगा दोनों का, ठीक, चेंज ऑफ जो फोर्स होगा क्या होगा, दोनों इक्वल होगा लेकिन अपोजिट डायरेक्शन पे होगा। न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, F1 इज इक्वल टू माइनस क्या हो जाएगा F2, दोनों का क्वांटिटी इक्वल होगा लेकिन अपोजिट डायरेक्शन पे होगा। तो यहाँ पर अपन उसको अप्लाई करेंगे, ठीक है, कोलिजन के बाद। अब उसके बाद अप्लाई करने के बाद अपन रखेंगे, तो यहाँ पर देखो मास जो होगा, टाइम तो दोनों का सेम है तो टाइम कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर M2 बचेगा और यहाँ पर सेम, और उन दोनों का मल्टीप्लाई, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, और मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पर आएगा क्या हो जाएगा M2 V2 माइनस हो जाएगा M2 U2 और इज इक्वल टू हो जाएगा M1 V1 माइनस हो जाएगा M1 U1, ठीक, ये वाला इक्वेशन आ जाएगा। इसके बाद अपन देखेंगे, इसको ट्रांसफर कर देंगे, इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे, इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे, तो M1 U1 प्लस M2 U2 और M1 V1 प्लस M2 V2, दैट मीन्स एक कोलिजन के पहले है और एक कोलिजन के बाद वाला है, ठीक है। तो कोलिजन के पहले जो भी चेंज ऑफ मोमेंटम होगा और कोलिजन के बाद जो भी चेंज ऑफ मोमेंटम होगा वो दोनों के क्या होते हैं आपस में इक्वल होते हैं। तो टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल टू क्या होगा, टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, दोनों क्या होंगे आपस में इक्वल। इसको क्या बोलते हैं अपन, कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम बोलते हैं इसको। आगे देखते हैं, ठीक, सॉरी
यहाँ बस न्यूटन थर्ड लॉ को भी डिफाइन किया गया है। थर्ड लॉ इसमें क्या होगा, जैसे अगर बंदूक से कोई गोली अगर यहाँ से निकलता है F1 फोर्स मोमेंटम से, यहाँ बस ये जो मोमेंटम या फिर थर्ड लॉ ऑफ मोशन को यहाँ पे डिफाइन किया है। जैसे अगर यहाँ बस कोई गोली है, इसका जो फोर्स अगर F1 फोर्स से निकल रहा है, मतलब पहले जैसे बंदूक मारेगा फिर उसके बाद, तो यहाँ पर इसके जस्ट अपोजिट रिएक्शन फोर्स लगता है F2, दोनों अपोजिट डायरेक्शन पे लगता है, तो F1 इज इक्वल टू माइनस F2 होता है। यहाँ पर न्यूटन थर्ड लॉ अप्लाई होता है। ठीक, उसके बाद आगे क्या है देखते हैं। ठीक, ये है रॉकेट प्रोपल्सन। यहाँ भी रॉकेट प्रोपल्सन भी न्यूटन थर्ड लॉ के बेसिस पे अप्लाई होता है यहाँ पर। ठीक, यहाँ पर भी रॉकेट जो इंपल्सन होता है इसका भी एक डेरिवेशन है, बट इस क्लास में नहीं देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे अपन। ठीक, इसमें क्या है, रॉकेट जो इंपल्सन होता है, अरे यार कहाँ गायब हो जा रहा है बीच बीच में। ठीक, ये रॉकेट इंपल्सन, जैसे यहाँ पर रॉकेट का जो ऊपर डायरेक्शन में जो यहाँ पर जो लिक्विड होता है रॉकेट के अंदर में, वो लिक्विड क्या करता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन पे फोर्स अप्लाई करता है। डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगा तो इसका जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में ऊपर फोर्स अप्लाई होता है। जैसे इसका F1 है तो इसका F2 लगेगा, वो भी अपोजिट डायरेक्शन पे होता है। इस कारण से क्या होता है, रॉकेट जो है ना अर्थ के जो पोर्शन है उससे बाहर जा सकता है। यहाँ पर न्यूटन का थर्ड लॉ अप्लाई होता है रॉकेट रिपल्सन में। ठीक, ठीक है, तो यहाँ तक का टॉपिक था, और है क्या? ठीक, ठीक है, फिर यहाँ तक का टॉपिक नेक्स्ट क्लास में देखेंगे आगे उसका।